हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके 4th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है नागरिक और एवं सैन्य शासन। और इससे पहले मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, सैनिक शासन से क्या अभिप्राय है, या फिर सैनिक शासनों की विशेषताएं भी बतानी है और सैनिक शासन के बारे में बताना है कि सैनिक शासन होता क्या है। सबसे पहले हमारी भूमिका है, तो भूमिका से देख लेते हैं। सैनिक शासन पद्धति वाले देशों में सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा पूरा शासन आंशिक या पूर्ण रूप से चलाया जाता है। तो सैनिक शासन का मतलब क्या हुआ? सैनिक शासन नाम से समझ में आ रहा है, सेना जो होती है, सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा पूरा शासन आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से चलाया जाना ही सैनिक शासन कहलाता है। सभी राजनीतिक निर्णय सेना द्वारा लिए जाते हैं। सैनिक शब्द का प्रयोग विदेशी शासन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जर्मनी या इटली पर मित्र राष्ट्रों ने शासन किया था। तो जर्मनी और इटली पर जो मित्र राष्ट्रों ने शासन किया था, उसके बारे में बताया जा रहा है ये कि उसको भी हम सैनिक शासन का मतलब उससे भी हम ले सकते हैं। लेकिन सैनिक शासन बहुत कम देखने को मिलता है। सैनिक शासन में चुनी हुई सरकार को सेना हटा देती है और सेना खुद शासन करने लगती है। तो ऐसी सरकार जिसको सारी आम जनता लोकतांत्रिक रूप से चुनती है, उस सरकार को सेना तख्ता पलट कर देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है और खुद शासन करने लगती है। तो ऐसे शासन को ही हम सैनिक शासन कहते हैं। अब यहाँ पर सैनिक शासन का क्या अर्थ होता है इसके बारे में देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन को बलपूर्वक हटाकर सेना खुद सत्ता हथिया लेती है, उसको ही सैनिक शासन कहा जाता है। यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बलपूर्वक हटाकर सेना का खुद शासन स्थापित कर लेना सैनिक शासन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से ऊपर भी समझा दिया है। सैनिक शासन की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा देख लेते हैं कि सैनिक शासन में कुछ सैनिक अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है और शासन करने लग जाते हैं। सैनिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी शासन नहीं होता, सैनिक शासन वैध भी नहीं होता। तो सैनिक शासन ऐसा शासन होता है जो अपनी एक तो जबरदस्ती वो हथिया लेते हैं, जो कि पूरी जनता ने मिलकर एक सरकार बनाई है, लोकतांत्रिक रूप से सरकार बनाई गई है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसका तख्ता पलट कर देते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं। और फिर उससे बढ़कर ये है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। मतलब कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से करते रहेंगे, जनता उनका विरोध भी नहीं कर सकती। तो इसलिए जो सैनिक शासन होता है वो इलीगल होता है, वैध नहीं होता। सैनिक शासन की विशेषताएं। अब सैनिक शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो एक एक करके हम सभी विशेषताएं देखते हैं सैनिक शासन की। सैनिक शासन में राजनीतिक नेताओं को सभी पदों से हटा दिया जाता है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, राजनीतिक नेता जो होते हैं, जो कि लोकतांत्रिक रूप से बनाए गए होते हैं, उनको पदों से हटा दिया जाता है, उनकी सभी पोस्ट पे से हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें सैनिक शासन में नौकरशाही अधिकारियों को उनके पद से नहीं हटाया जाता और जो वैज्ञानिक होते हैं वे अपना काम करते रहते हैं। तो जो नौकरशाही लोग होते हैं उनको नहीं हटाया जाता, वैज्ञानिकों को नहीं हटाया जाता। सैनिक शासन में असैनिक अधिकारी सैनिक अधिकारियों की दया पर निर्भर रहते हैं। तो असैनिक अधिकारी जो कि जैसे कि हमारे लोकतंत्र में होते हैं, एमएलए, सीएम, पीएम वगैरह, ये सब जो है सैनिक शासन पर निर्भर होते हैं। मतलब कि सैनिक शासन से ही डिपेंड रहते हैं उन पर। सैनिक अधिकारी सभी दिशा निर्देश बनाता है। तो जब सेना का शासन होगा तो सैनिक जो होंगे वही अपने दिशा निर्देश बनाएंगे, उनको किस तरह से अपने देश को चलाना है वही बनाते हैं सब कुछ। तथा सभी महत्वपूर्ण फैसले और नीतियां सेना द्वारा बनाई जाती हैं। विधायिका को निरस्त कर राजनीति का दमन कर दिया जाता है। तो जो विधायिका होती है, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। राजनीति जो होती है पूरी तरह से, जो सिस्टम होता है उसका दमन कर दिया जाता है। बल व हिंसा का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति शासक के विरुद्ध ना जा सके। तो जो भी अध्यक्ष होता है सेना का, उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति ना जाए, क्योंकि वो जबरदस्ती तख्ता पलट करते हैं, तो इसलिए वो बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं लोगों को दबाने के लिए। विद्रोह व आक्रमण ना हो, इसके लिए गुप्तचरों को पूरे राज्यों
या देशों में नियुक्त कर दिया जाता है। 7 पॉइंट है, सैनिक शासन में अपने अलग राजनीतिक दलों तथा मंत्रिमंडल के निर्माण किया जाता है। तो अपने राजनीतिक दल बनाते हैं सेना में, और जो मंत्रिमंडल होता है वो भी वो खुद ही बनाते हैं अपना। सैनिक शासन में बड़े वर्गों के हितों में कार्यों को पूरी तरह से संपन्न किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है वो यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम इसी यूनिट का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुई है, इसलिए हम ये क्वेश्चन इसी वीडियो में ले लेते हैं और कवर हो जाएगा ये जल्दी से। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सैन्य शासन और सत्तावादी शासनों के लक्षणों का वर्णन करें, या फिर सैन्य शासन और अधिनायक शासन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला अंतर इसमें, अधिनायक शासन एक बार सत्ता में आते ही तानाशाह हो जाता है। अधिनायक शासन और सैनिक शासन की बात हो रही है, तो हम पहले अधिनायक शासन और सैनिक शासनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें अधिनायक शासन के बारे में दे रखा है। अधिनायक शासन जो है वो सत्ता में आते ही तानाशाह हो जाता है। तानाशाह का वहां पर राज हो जाता है। सेना सहित सरकार के सभी सरकारी विभागों पर अपना और अपने दल का प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो ये अधिनायक शासन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। वो ना सिर्फ सरकार बल्कि सेना को भी अपने अधीन कर लेता है। लेकिन सैनिक शासन में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये सैनिक शासन के बारे में था। सेकंड पॉइंट है सैनिक और अधिनायक शासन में डिफरेंस का, कि अधिनायकवादी शासन की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर अपनी पार्टी के द्वारा तथा आतंक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो अधिनायकवादी शासन में जो है जबरदस्ती सभी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं उन पर कंट्रोल कर लिया जाता है, जबकि सैनिक शासन सेना द्वारा इन गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। अब जो अधिनायकवादी शासन होता है वो आतंक के द्वारा करता है, लेकिन सैनिक शासन जो है वो सेना के द्वारा करता है। थर्ड पॉइंट है, सैनिक शासन अपनी विचारधारा को दुहाई नहीं देता, लेकिन अधिनायकवादी शासन अपनी विचारधारा को दुहाई देता है और अपनी विचारधारा को लोकतंत्र से श्रेष्ठ बताता है। तो ये इसका थर्ड डिफरेंस था। फोर्थ डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस इसका, अधिनायकवादी शासन वैधता पर आधारित होता है लेकिन बाद में तानाशाह बन जाते हैं। तो ये जो अधिनायकवादी शासन में ये होता है कि जो भी एक लीडर होता है उसका, जो भी अधिनायकवादी शासन बनाना चाहता है वो पहले जो अपनी सरकार जब बनाना चाहता है वो पहले लोगों को उकसाता है उस शासन के खिलाफ जो शासन वहां पर तत्काल में इमरजेंसी में मौजूद होता है उस समय पर। तो उस शासन को हटाने के लिए पहले जनता को भड़काता है और जनता से सारे वादे करता है, जैसे कि लोकतंत्र में भी जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो वादे करते हैं, नेता वगैरह वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो कुछ कुछ करते भी हैं। वो तानाशाह नहीं बनते लोकतंत्र में, लेकिन अधिनायकवादी शासन में जो है वो वादे करते हैं, फिर उसके बाद जब एक बार उनकी सरकार बन जाती है तो वो तानाशाह बन जाते हैं। किसी की नहीं सुनते, बस वो सत्ता में रहते हैं, और अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है, उनके विरुद्ध बोलता है, तो वो उसकी हत्या करवा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वो। जबकि सैनिक शासन में वैधता कभी नहीं होती। तो सैनिक शासन जो है वो इलीगली होता है। सैनिक शासन कभी भी कभी भी किसी से वादे नहीं करता, कभी भी किसी को झूठे दिलाते नहीं देता, बल्कि वो तख्ता पलट करके फौरन ही बन जाता है सैनिक शासन। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन लेंगे इस यूनिट का। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।